हम संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम संधि विचार पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार पर चर्चा की थी। आइए समझते हैं। पिछले उसमें हमने पढ़ा था कि प्रत्येक वाक्य में कई शब्द रहते हैं। संस्कृत के शब्द का किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से आरंभ होकर, यानी जो संस्कृत के शब्द हैं किसी भी स्वर अथवा किसी भी व्यंजन से आरंभ हो सकते हैं। किसी स्वर, व्यंजन, अनुस्वार अथवा विसर्ग में अंत हो सकता है। यानी कि जो संस्कृत के शब्दों का आरंभ है किसी भी स्वर अथवा व्यंजन से हो सकता है तथा उनका जो अंत है किसी स्वर, व्यंजन, अनुस्वार तथा विसर्ग में हो सकता है। कहते हैं कि दो शब्द जब पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो संधि में क्या होता है, जब दो शब्द पास पास आते हैं तो एक दूसरे की निकटता के कारण प्रथम जो शब्द है उसके अंतिम वर्ण में, उसके अंतिम अक्षर में अथवा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में अथवा दोनों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम हिंदी भाषा को लेते हैं। जब हम संभाल कर बोलते हैं तब तो कहते हैं चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। किंतु इन्हीं वाक्यों को यदि बहुत जल्दी से बोलें तो उच्चारण इस प्रकार होगा, चोर ले गया, मार डाला, पहुंच जाऊंगा। इसी प्रकार बोलचाल की जितनी भी भाषाएं हैं उनमें परिवर्तन होता है। साधारण जो वक्ता होता है वो इस परिवर्तन को नहीं जान पाता, किंतु यदि हम ध्यानपूर्वक अपनी अथवा दूसरे की बोली को सुने तो हमें इस कथन के सत्य का निश्चय हो जाएगा। यानी हम किसी की बोली को अगर ध्यान से सुनेंगे तो हमें ये परिवर्तन समझ में आ जाएगा। संस्कृत भाषा में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का साधारण अर्थ होता है मेल करना। मेल दो वर्णों के निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे इसलिए संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि संधि के लिए दोनों वर्ण एक दूसरे के पास पास सटे होने चाहिए। संधि करने के लिए वो दोनों वर्ण जो हैं, दोनों अक्षर एक दूसरे से सटे हुए होने चाहिए। दूरवर्ती शब्दों में संधि नहीं हो सकती। वर्णों की इस समीप जो स्थिति होती है संहिता कहते हैं। वर्णों की समीप स्थिति को हम संहिता कहते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में संधि का नियम यह है कि जिन शब्दों में निकटता की घनिष्ठता पाई जाए उनमें संधि अवश्य हो। जहाँ निकटता घनिष्ठ ना हो वहाँ जो संधि है करना या ना करना बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर है। यानी कि संधि करने के लिए निकटता आवश्यक है, लेकिन संस्कृत भाषा में दूरवर्ती शब्दों में भी संधि करना वो बोलने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि एक नियम क्या है कि एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। एक पद के भिन्न भिन्न अवयवों में, यानी एक कोई पद है उसके अलग अलग अवयवों में धातु और उपसर्ग के बीच और समास में संधि अवश्य होनी चाहिए। अब देखते हैं कि वाक्य के अलग अलग शब्दों के बीच में संधि करना ना करना बोलने वाले की इच्छा पर है। जैसे एक पद में आता है जैसे पऊ अके, पावके, मिलकर बना पावके। उपसर्ग और धातु देखिए, जैसे नी उपसर्ग
और अवशत है धातु, मिलकर बना नेयवशत। जैसे उत उपसर्ग अलोकियत, उदलोकियत। इसी प्रकार समास में देखते हैं कि कृष्ण अस्त्रम, तो कृष्ण का ए और अस्त्रम का ए मिलकर बना कृष्णास्त्रम। श्री ईश मिलकर बना श्रीश। वाक्य में रामे गच्छति वनम, संधि नहीं भी हो सकती है अथवा हो भी सकती है, तो रामो गच्छति वनम, विसर्ग का ओ हो गया है इसमें। संधि के कारण नीचे लिखे परिवर्तन उपस्थित हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संधि के कारण कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले देखते हैं लोप। लोप कहाँ होता है? प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर का, यथा जैसे रामे आयाति, तो इसका प्रथम अक्षर का अंतिम जो अक्षर है प्रथम वर्ण का वो है विसर्ग है, तो इसमें विसर्ग का लोप हो गया है, बन गया है राम आयाति। अथवा द्वितीय शब्द के प्रथम अक्षर का यथा दोषे अस्ति, तो संधि होकर बना दोषो अस्ति। उसी प्रकार दोनों के स्थान में कोई नया वर्ण, जैसे रमाईश मन मिलकर बना रमेश, अथवा दो में से किसी एक के स्थान में नया वर्ण, जैसे नि अवशत तो बना नेयवशत, कस्मिंचित कस्मिंचित। अब देखते हैं दो में से एक का द्वित्व, यानी दो में से एक का द्वित्व का मतलब दो बार आना, जैसे एकस्मिन अवसरे, तो आया एकस्मिन नवसरे, तो एक का द्वित्व हो गया इसमें ने का। और संहित, अब ये देखिए कि संहिते एक पदे नित्या धातु उपसर्गयो, तो हमने अभी पढ़ा था कि नित्या समासे वाक्ये तुषा विवक्षाम अपेक्षते। वाक्य में जो विवक्षा दी गई है इसकी भी अच्छी शैली के लेखक उचित नहीं समझते और विकल्प के रहते हुए भी संधि करते ही हैं। पद में तो यदि संधि का अवकाश हो और न की जावे तो उसे विसंधि दोष कहते हैं, यानी कि जहाँ संधि होती है वहाँ संधि करते ही हैं। न संहिता विवक्षाम इत्यसंधानम पदेषु बतविद संधीति निर्दिष्टम, ये काव्यदर्श में लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि शब्दों की निकटता इसलिए नीचे लिखे प्रकारों की होगी। अब देखते हैं शब्दों की निकटता किस प्रकार की होगी कि जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो, जहाँ दो में से एक स्वर हो एक व्यंजन हो, जहाँ दोनों व्यंजन हो, जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम स्वर हो अथवा व्यंजन। द्वितीय के प्रारंभ में विसर्ग नहीं आ सकता क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। इनमें से एक को, यानी जो हमने पहला कि जहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय का प्रथम वर्ण दोनों स्वर हो तो होती है स्वर संधि। और हमने पढ़ा जहाँ दो में से एक स्वर हो और एक व्यंजन, तो दो और जहाँ दोनों व्यंजन हो, यानी कि जहाँ एक व्यंजन हो और एक स्वर हो एक व्यंजन हो, और तीसरे में हमने पढ़ा कि जहाँ व्यंजन हो ऐसी दोनों ही अवस्था में व्यंजन संधि होती है। और जहाँ प्रथम का अंतिम विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम स्वर अथवा व्यंजन, यानी प्रथम का जो अंतिम वर्ण है वो विसर्ग हो और द्वितीय का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, वहाँ विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।